हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आंसर राइटिंग सेशन में। फ्रेंड्स, ठंड तो बढ़ रही है और अगर आप चेयर टेबल पे कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ब्लैंकेट ओढ़ के बेड पे बैठिए, लेकिन आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि इसके अलावा चारा नहीं है। ये 2 महीना निकल गया तो समझिए कन्फ्यूज़न की स्थिति आ जाएगी कि प्रीलिम्स की तैयारी करूँ कि मेंस की तैयारी करूँ। इसलिए आपको मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। आने वाले 7-8 महीने तक आपकी लड़ाई मेंस तक है और ये आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़ना है। इंटरव्यू में क्या मिलने वाला है किसी को नहीं पता। मैं आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे मिलते नहीं। तोड़ो सीमाओं को, तोड़ो सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न, जो कि GS4 यानी इथिक्स से संबंधित है। प्रश्न है कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है, जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करिए। देखिए, ये कथन है, ठीक है, और हमें बस ये बताना है अपने आंसर में कि हम इससे सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो उस सहमति की हमें तर्कसंगत व्याख्या करनी है, ठीक है। आपको पता है कि घृणा एक नकारात्मक शब्द है, ठीक है, नकारात्मक शब्द है, ठीक। उसका प्रभाव चाहे व्यक्ति पे पड़े या राष्ट्र पे, वो नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, ठीक। इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के चित्त पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव डाल सकता है? व्यक्ति पर जो है उसकी जिस व्यक्ति को घृणा रहेगा वो गुस्से में रहेगा, उसकी जो मनोवृत्ति है वो हिंसक होगी, उसको असुरक्षा की भावना हो सकती है, उसके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है और उसके स्मरण शक्ति पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घृणा का राष्ट्र के चित्त पर अगर प्रभाव देखा जाए तो ISIS जैसे संगठन या हिजबुल जैसे संगठन का उदय किस वजह से होता है? वो घृणा की वजह से ही होता है। और राष्ट्र में जो धर्मनिरपेक्ष की छवि है राष्ट्र की, वो भी इससे प्रभावित होती है। घृणा से ही जब आप देखते हैं कहीं दंगे होते हैं या कहीं हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं, वो किस लिए कैसे होते हैं? घृणा से ही होते हैं। जब एक समुदाय दूसरे समुदाय को नहीं पसंद कर रहा है, एक जाति दूसरे जाति को नहीं पसंद कर रही है, तो इस तरीके के हिंसात्मक गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि घृणा है। उस महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी रखता है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारा पृथ्वी एक कुटुंब यानी परिवार जैसा हो। वो भावना कैसे आएगी जब एक देश में ही एक धर्म दूसरे धर्म से, एक जाति दूसरे जाति से घृणा करेगा, ठीक है, तो पूरे विश्व को कैसे अपनाएगा, कैसे अपना परिवार बनाएगा? तो ये हम बारी बारी से इसको डाल के फिर आगे का फ्रेमिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना राय देते हुए उत्तर को स्टार्ट करेंगे इस संदर्भ में कोई दो राय नहीं कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता तथा राष्ट्र के चित्त दोनों पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। व्यक्ति की बुद्धि ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। पहले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है और फिर उसके बाद राष्ट्र के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा घृणा का, हम वो देखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से एक गोला बनाकर कोशिश करेंगे बताने की। घृणा का व्यक्ति पर प्रभाव, ठीक है। क्या प्रभाव होगा? पहले तो जिसके अंदर घृणा होगी वो कुछ तो होगा नहीं, तो गुस्सा रहेगा, गुस्सा रहेगा तो उसकी जो मनोवृत्ति है वो हिंसक होगी। हिंसक मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और उसके अंदर असुरक्षा की भावना होगी, ठीक। और उसके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। स्मरण शक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक रूप से।
ये हो गया व्यक्ति पर घृणा का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब हम राष्ट्र के चित्त पर, उसके विचार पे, उसके प्रभाव पर उसकी भावना पर घृणा का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखेंगे। घृणा का राष्ट्र के चित्त पर प्रभाव। घृणा का राष्ट्र के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मैंने बताया कि बहुत से संगठन जो घृणा फैलाते हैं, वो घृणा के फलस्वरूप ही बनते भी हैं और फिर आगे भी वो घृणा फैलाते हैं, तो घृणा से बनते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे ISIS और हिजबुल जैसे संगठन का नाम लिख सकते हैं। हिजबुल जैसे संगठन का उदय हो जाता है, ठीक है। और यही सब सांप्रदायिक दंगे एवं हिंसात्मक गतिविधियों को ये सब बढ़ाते हैं। तो ठीक है, और इसी का प्रभाव है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी घृणा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो जाता है, ठीक है। घृणा से राष्ट्र की जो धर्मनिरपेक्ष की छवि है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो और सबसे बड़ा पॉइंट कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रतिकूल है ये। ठीक है, इस तरीके से आप बताते हुए फिर इसको कैसे तर्कसंगत हमको समझाना पड़ेगा, ये सारे तो पॉइंट हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देके हमको अपनी बात को प्रूव करना पड़ेगा। तो हम आगे फिर देखते हैं इस तरीके से। घृणा का जो राष्ट्र के चित्त पर प्रभाव पड़ता है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप एक जिक्र कर सकते हैं हिटलर का। हिटलर ने क्या किया था कि हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति घृणा थी, आपको पता होगा, ठीक है। तो उस घृणा की वजह से जर्मनी में यहूदियों के प्रति नरसंहार हुआ था। तो एक जिक्र आप ये कर सकते हैं। आप हमारे देश में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उसका भी जिक्र कर सकते हैं अगली लाइन में, क्योंकि इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति घृणा की भावना रखता है और संपूर्ण राष्ट्र के चित्त को विषाक्त करता है, ठीक है। और अगला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि महिला अत्याचारों का जिक्र कर सकते हैं। महिला पर जो अत्याचार हो रहा है उसका जिक्र कर सकते हैं कि कुछ लोगों के जो मानसिकता होती है, घृणित मानसिकता, उसकी वजह से जो स्वच्छ सामाजिक व्यवस्था है वो प्रभावित होती है, ठीक है। हालांकि ये एक पक्ष बात हो जाती है, महिला अत्याचार आजकल पुरुषों पर भी कम अत्याचार नहीं हो रहे हैं और वर्षों से पुरुष आयोग की मांग हो रही है, तो मुझे लगता है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, उन पर भी खूब अत्याचार हो रहा है। फिलहाल ये मेरा मानना है। आगे देखते हैं कि घृणा को कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं। घृणा को कम करने का उपाय में आप लिख सकते हैं उपाय समाधान, जो भी आपको लिखना हो, आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे, जो कम शब्दों में आप जो कहना चाहते हैं वो भी कह देंगे और आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उपाय और समाधान में क्या कर सकते हैं कि लोगों को नैतिक शिक्षा दी जाए, है ना, नैतिक शिक्षा। योग या मेडिटेशन से घृणा को कम किया जा सकता है। मूल कर्तव्यों का पालन करना, ठीक। ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट, धार्मिक सद्भाव, क्योंकि जीवन एक मिलता है और सबके जीवन का सम्मान करना चाहिए। अगला आप डाल सकते हैं कानून एवं नियमों का पालन, इससे घृणा थोड़ी कम होगी। ठीक है, फिर आप निष्कर्ष लिखने की बारी आई कि निष्कर्ष किस तरीके से लिखा जाए। हम निष्कर्ष में ये लिख देंगे कि घृणा जो है व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है और ये समाज के लिए भी और देश के लिए भी एकता और अखंडता के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है, जिससे मानव के मस्तिष्क में जैसे प्रेम और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्य का अगर हम समावेश कर दें तो हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हम यहाँ एक महात्मा बुद्ध जी के का कथन है उसको भी यहाँ कोट कर सकते हैं कि घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, यह सार्वकालिक नियम है। तो हम इसका जिक्र कर देंगे घृणा को, ये महात्मा बुद्ध जी का है, ठीक है।
यह सर्वकालिक नियम है। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।